नमस्ते, मैं सिद्धांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। आज बात इन खबरों पे। कर्नाटक के धर्मस्थल विवाद में बड़ा खुलासा, क्या इसके नीचे दफन हैं 100 से ज्यादा लाशें? सफाई कर्मी को क्या दिखा कि तहलका मच गया? सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के मुद्दे पे और दिल्ली एनसीआर में स्ट्रे डॉग्स के मुद्दे पे सुनवाई हुई है, क्या बात निकली? और समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कह दिया कि पार्टी ने उन्हें निष्कासित ही कर दिया। लेकिन इन सब खबरों पर बात करने से पहले एक बड़ी प्राकृतिक आपदा की खबर। Brought to you by Sensodyne K and Subharati University. SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 14 अगस्त को बादल फट गया। कम से कम 35 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 25 से ज़्यादा घायल हैं और 200 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार तेज़ किया जा रहा है, लेकिन आप समझ ही सकते हैं कि बेहद ख़राब मौसम की वजह से उसमें भी दिक्कतें आ रही हैं। गाँव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे, क्योंकि किश्तवाड़ में मचैल माता का प्रसिद्ध मंदिर है और चिशौती गाँव मंदिर जाने वालों का एक अहम ठिकाना रहता है। तीर्थयात्री यहाँ अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं और यहाँ से करीब 8.5 किलोमीटर पैदल चल के मचैल माता मंदिर पहुंचते हैं। यात्रा 25 जुलाई से शुरू हुई थी, 5 सितंबर तक चल रही थी, इसलिए इन दिनों यहाँ पर भारी भीड़ उमड़ रही थी। 14 अगस्त को आपदा के बाद इस यात्रा को भी रोक दिया गया है, राहत कार्य जारी है। आपदा की वजह से मंदिर यात्रा के रास्ते में बनाई गई टेम्परेरी दुकानें, टेंट, लंगर सब तबाह हो चुके। कई लोग पहाड़ से आए पानी और मलबे की चपेट में आ गए। इनमें से कई घायलों को निकाला गया और जैसा कि बताया कि कई अभी भी फंसे हुए हैं। इलाके में मोबाइल कनेक्टिविटी कम होने की वजह से नुकसान और हताहतों की जानकारी जुटाने में भी मुश्किल सामने आ रही है। सूबे के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी घटना पर सोशल मीडिया पोस्ट लिखी, कहा कि मेरी गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई है, उन्हें घटना पर ब्रीफ किया, हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ऑफिस ने एक्स पे लिखा कि पुलिस, सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को बचाव और राहत कार्य तेज करने और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री और उधमपुर से भाजपा सांसद जितेंद्र सिंह का बयान आया। उन्होंने कहा कि घटना बहुत बड़े स्केल की है, राहत के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। The cloudburst is of a massive scale, which could possibly lead to a substantial casualty, which is not yet been worked out. As immediately we got in touch with the district administration. विधानसभा में नेता विपक्ष सुनील शर्मा भी किश्तवाड़ पहुंच रहे हैं। रवाना होने से पहले उन्होंने भी मीडिया से बात की। एक क्लाउड ब्रेस्ट चिशौती गांव में अभी पड़ा है, जिससे मुझे लगता है अभी एग्जैक्ट किसी के पास कोई आंकड़ा नहीं है कि, लेकिन मुझे लगता है वहाँ भारी नुकसान हो सकता है। वहाँ पे बड़ा कंजेस्टेड इस वक्त सारा यात्रा की वजह से, छोटी छोटी दुकानें बनी हैं, गाड़ियां वहाँ पे हैं, लोग वहाँ पे हैं, गांव वहाँ पे है। अगर गांव में ये आया होगा तो वहाँ तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नुकसान होगा। हम अभी सारी पार्टी इस वक्त वहीं के लिए निकल रहे हैं। हम जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने भी घटना पे दुख जताया। किसी की कमर टूटी है, किसी का बाजू, किसी की टांग, हर किस्म की जो है इंजरीज हुई हैं। ये कहना कि फाइनल टोल क्या होगा वो अभी कहना आसान नहीं है, क्योंकि इस वक्त वो सब लगे हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। उम्मीद है कि वहाँ जल्द से जल्द स्थिति सामान्य हो, घायलों या लापता लोगों को सकुशल निकाला जा सके, मुकम्मल इलाज मिल सके। फिलहाल अगली खबर। Subharati University, one of the leading universities of North India. Exciting college life and top placements. Join Subharati University, Meerut. कर्नाटक में मंगलुरु के पास एक बड़ा प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है, धर्मस्थल मंदिर। नेत्रावती नदी के किनारे ये बसा है। शिव के स्वरूप श्री मंजुनाथ को यहाँ पूजा जाता है और ये बहुत बड़े स्तर पे आस्था का केंद्र है। यूँ तो ये एक हिंदू मंदिर है, लेकिन मंदिर का संचालन जैन धर्म से जुड़े लोग करते हैं। इसे लेकर कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट कभी नहीं रहा। लेकिन बीती 3 जुलाई को यहाँ एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जब खुद को धर्मस्थल का पूर्व सफाई कर्मी बताने वाले एक व्यक्ति ने दावा किया कि उन्होंने एक रसूखदार परिवार, मंदिर से जुड़े लोगों और कर्मचारियों के कहने पर सैकड़ों लाशों को दफनाया।
3 जुलाई को इस अज्ञात दलित विसल ब्लोवर ने आरोप लगाया कि 1998 से 2014 के बीच दफनाए गए इन शवों में कई महिलाएं और लड़कियां थीं जिन्हें कथित तौर पर यौन उत्पीड़न के बाद मार दिया गया था। 4 जुलाई 2025 को यह FIR दर्ज हुई। विसल ब्लोवर को विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 के तहत सुरक्षा प्रदान की गई। फिर आई 11 जुलाई 2025 की तारीख। शिकायतकर्ता विसल ब्लोवर बेलथांगड़ी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने आता है। सिर से पांव तक ढका हुआ, आंखों पर भी ट्रांसपेरेंट पट्टी है, हाथों में एक बोरी। दावा कि उस बोरी में इंसानी खोपड़ी थी। उसने अदालत से कहा कि जिन लाशों को दफनाया गया था उन्हीं में से एक की खोपड़ी है जिसे वो सबूत के तौर पर लेकर आया है। 19 जुलाई को कर्नाटक सरकार ने जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT का गठन किया। स्पॉट इंस्पेक्शन कराना तय हुआ। शिकायतकर्ता ने 13 स्पॉट मार्क किए। 8 जगहों पे खुदाई शुरू हुई। 31 जुलाई को जब 6ठी जगह पे खुदाई चल रही थी तो यहां से कुछ कंकाल बरामद हुए और तहलका मच गया। पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक जांच के बाद ही कोई अंतिम सत्य या राय बनाई जा सकती है। 20 जुलाई को मंदिर प्रशासन ने एक बयान जारी किया कि हम निष्पक्ष और पारदर्शी जांच का समर्थन करते हैं, लेकिन ये सब इतनी आसानी से नहीं हो रहा था। धर्मस्थल मंदिर प्रमुख के परिवार को इस पूरे मामले पर चल रही मीडिया रिपोर्टिंग से शायद दिक्कत थी। वो नहीं चाहते कि कोई भी मामला मीडिया में आए, लिहाजा भाजपा के राज्यसभा सांसद और धर्मस्थल से जुड़ी एजुकेशनल सोसाइटी के सचिव वीरेंद्र हेगड़े के भाई हर्षेंद्र कुमार डी ने बेंगलुरु सेशंस कोर्ट में एक याचिका लगाई। मांग की गई कि इस धार्मिक स्थल का संचालन करने वाले परिवार के खिलाफ अपमानजनक कंटेंट के प्रकाशन पर रोक लगा दी जाए, साथ ही पहले से प्रकाशित सामग्रियों को हटा ली जाए। बेंगलुरु कोर्ट के सेशंस जज विजय कुमार राय ने 18 जुलाई को मंदिर से जुड़े लोगों के पक्ष में फैसला दिया और इस केस की कवरेज रुक गई और कोर्ट ने 350 से ज्यादा मीडिया संस्थानों के लगभग 9000 लिंक डिलीट करने का भी आदेश दे दिया। इसे मीडिया गैग ऑर्डर कहा गया। लोगों ने समझा कि इस पूरे केस का सच दबाने की कोशिश की जा रही है। इस केस की रिपोर्टिंग कर रहे यूट्यूब चैनल दी थर्ड आई ने सुप्रीम कोर्ट में बेंगलुरु अदालत के आदेश को चैलेंज किया। CJI BR गवई की बेंच ने पिटिशनर को आदेश दिया कि वो सबसे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट जाएं। ऐसा ही हुआ। याचिका गई कर्नाटक हाई कोर्ट में और 1 अगस्त को कर्नाटक हाई कोर्ट ने मीडिया गैग ऑर्डर जो था निचली अदालत का वो रद्द कर दिया। मंदिर से जुड़े लोग अब सुप्रीम कोर्ट गए कर्नाटक हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको चैलेंज करने, लेकिन वहां भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया और केस की जांच अब जारी है। इन सारी बातों के बीच अब इंडिया टुडे रिपोर्टर सगाई राज ने उस विसल ब्लोवर का इंटरव्यू किया है। कन्नड़ में लिए गए इस इंटरव्यू की खास बातें हम आपको बताते हैं। सवाल, आपने इतने साल तक वहां काम किया, शिकायत में आपने क्या क्या बातें बताई हैं? जवाब, मैंने शिकायत में कहा कि हमें शवों को खोद कर निकालना चाहिए। हम अब शवों को निकाल रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर अब और पहले की स्थिति में काफ़ी अंतर आ चुका है। वहाँ पहले पुरानी सड़कें थीं जिन्हें हम आसानी से पहचान सकते थे, अब नई सड़क बन गई है। बाहुबली हिल्स में मैंने केरल की महिला को दफनाया था, लेकिन वहाँ बहुत रेत भर गई है। पूरा दिन खोजने के बाद भी वहाँ कुछ नहीं मिला। सवाल, किस स्थान पर सबसे ज़्यादा शव दफनाए गए? जवाब, नेत्रावती स्नान घाट पे करीब 70 शव दफनाए गए थे। वहां अब रेत भर गई है। ड्रोन कैमरे से देखा, लेकिन केवल पानी ही दिख रहा है। JCB से भी पानी रिसने के कारण शव नहीं मिले। बाहुबली हिल्स में एक और साइट पे काम जारी है। अभी भी 1 से 5 साइट बची हैं जहां खुदाई होने पे जानकारी मिलेगी। सवाल, आपको ये निर्देश देता कौन था? क्या शव दफनाने की कुछ जगहें निर्धारित थीं? जवाब, कोई निर्धारित जगह नहीं थी। हम जंगल में ही शव दफनाते थे। कई बार जहां शव मिलते वहीं दफना देते। अब 20 साल बाद मुझे अपने किए पे पछतावा है। मैं इसलिए सामने आया हूं ताकि सभी शवों का अंतिम संस्कार हो सके और मुझे शांति मिल सके। सवाल, आप कैसे पहचानते थे कि हत्या कर दी गई या यौन उत्पीड़न हुआ है? जवाब, कई शवों पे चोट और घाव के निशान होते थे। हमें मंदिर सूचना केंद्र से ही आदेश मिलता था। ग्राम पंचायत का इसमें कोई रोल नहीं था। पक्के तौर पर मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो देखा उससे यौन उत्पीड़न के संकेत मिलते थे। पुष्टि तो डॉक्टर ही कर सकते हैं। इन शवों की उम्र अलग अलग थी। 35 साल, 15, 13, 40 साल तक भी उम्र थी। सवाल, आपने कितने शव दफनाए? उनमें से महिलाएं और पुरुष कितने थे? जवाब, करीब 90 महिलाएं और 10 पुरुषों के शव दफनाए। सवाल, SIT का दावा है कि वहां सिर्फ पुरुषों के अवशेष मिले। जवाब, मैंने उन्हें वो जगहें दिखाई थी जहां महिलाओं के शव थे। शायद उन्होंने ठीक से जांच नहीं की। सवाल, अब आप 10 साल बाद क्यों लौटे हैं? जवाब,
मुझे सपनों में हड्डियां दिखती हैं, मुझे अपने किए का पछतावा है इसलिए सामने आया। मुझे यहाँ आए 2.5 महीने हो गए हैं। मैं अपनी पत्नी बच्चों से मिलना चाहता हूँ कि ये सब अब जल्दी खत्म हो। विसल ब्लोवर इससे पहले एक बयान में बता चुके हैं कि आरोपी धर्मस्थल मंदिर प्रशासन से जुड़ा बेहद प्रभावशाली व्यक्ति है। वो विरोध करने वालों को ख़त्म करवाने की ताकत रखता है। विसल ब्लोवर पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी तैयार है। वहीं इस मामले की वकालत कर रहे वकील ओजस्वी गौड़ा और सचिन देशपांडे ने कहा कि आरोपी का नाम अभी उजागर नहीं किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकील केवी धनंजय को शिकायत और सबूत सौंपे जा चुके हैं ताकि अगर शिकायतकर्ता को कुछ हो जाए तो सच्चाई छिप न सके। हालांकि धर्मस्थल के विवाद में आने का ये कोई पहला मौका नहीं है। बीबीसी हिंदी पर बल्ला सतीश की ग्राउंड रिपोर्ट इस विवाद में कुछ और नए और गंभीर पहलू जोड़ती है। सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में स्थानीय पुलिस ने बताया कि 2001 से 2011 के बीच धर्मस्थल और उसके पड़ोसी गांव उजिरे में कुल 452 अप्राकृतिक मौतें दर्ज हुई। ध्यान रहे कि इन मौतों के पीछे आत्महत्या या दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि उनका संबंध उन दफन मामलों से हो, लेकिन एक क्षेत्र विशेष में इतनी मौतों की खबर आना चिंता का विषय ज़रूर है। आरटीआई लगाने वाले एनजीओ नागरिक सेवा ट्रस्ट ने बीबीसी को बताया कि केवल 2 गांवों से इतनी अप्राकृतिक मौतें होना सामान्य नहीं है। पुलिस की तरफ से दर्ज मौतों के अलावा भी बीते सालों में अप्राकृतिक मौतों के आरोप सामने आते रहे हैं। स्थानीय निवासी महेश शेट्टी थिमारोड़ी और गिरीश मत्तेड़ावर बीबीसी से बात करते हुए आरोप लगाते हैं कि 1979 में एक टीचर को जलाकर मार दिया गया था क्योंकि उन्होंने धर्मस्थल के रसूखदार लोगों के खिलाफ अदालत का रुख किया था। धर्मस्थल और उजिरे के कई लोग दिसंबर 1986 का एक और मामला याद करते हैं जब एक 17 साल की लड़की अपने कॉलेज से लापता हो गई थी। 56 दिन बाद उसका निर्वस्त्र शव नेत्रावती नदी के किनारे मिला था। ये बातें बीबीसी के हवाले से हैं। इस खबर पर अन्य पक्षों की प्रतिक्रियाएं भी सुनते चलते हैं। देखिए, एसआईटी पहले ये कर देना काम चाहता, हम सब लोग वेट कर रहे, वेट एंड वॉच के लिए हम तो माहिर थे, हम देख रहे थे आने वाला 10-15 दिन में क्या क्या होगा। लेकिन 13 होल निकालने के बाद भी ये क्या बड़ा बीम है या बल्बी में ऐसा तो लग रहा है। ये तो एक कॉमेडी जैसा हो चुका है अभी, उसके बारे में सुबह कॉमेडी तो ऐसा लग रहा है। इसके लिए एसआईटी इमीडिएट तुरंत उसके बारे में पूछताछ चल कर देना चाहिए। बीजेपी इज ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट इट टू देयर ओन बेनिफिट, दैट इज ऑल। They are not till now. Why were they keeping quiet for 10 days when SIT was formed, when they were going, when they were digging? Till then they kept quiet. We are finding out the truth. We are interested in the truth, not for any other political gain. उम्मीद है कि इस बेहद गंभीर मामले में जल्द से जल्द सच सामने आए और न्याय हो। और भी जो अपडेट्स होंगे वो हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। फिलहाल सुर्खियां। रुक करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जहां से 3 बड़े अपडेट हैं। पहला अपडेट, बिहार एसआईआर पर सुनवाई। 14 अगस्त को सुनवाई का तीसरा दिन। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय मालाबागची की बेंच ने चुनाव आयोग की दलीलें सुनी। आयोग की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी बोले, चुनाव आयोग सर्वशक्तिमान नहीं है, लेकिन चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आयोग के पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जिसके तहत वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवा सकती है। जस्टिस सूर्यकांत ने उनसे सवाल किया, पूछा 65 लाख लोगों में से 22 लाख को मृत बताया गया है। ये कैसे पता चलेगा कि किसका नाम क्यों हटाया गया? परिवार वालों को कैसे जानकारी मिलेगी? एडवोकेट द्विवेदी ने कहा कि बूथ लेवल एजेंट और अफसर घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा करते हैं। इस पर जस्टिस बागची ने पूछा कि आप बूथ लेवल एजेंट्स को इतना बड़ा काम क्यों सौंप रहे हैं? आखिर जनता बार बार उन एजेंट्स के पास क्यों जाए? उन्होंने आयोग से इंटरनेट पर पूरी लिस्ट कायदे से अपलोड करने के लिए कहा, जिससे लोग खुद देख सकें, लोग समझ सकें कि फला व्यक्ति का नाम किस कारण से हटा हुआ है। बेंच ने यह भी साफ किया कि आधार कार्ड और एपिक कार्ड को भी न्यायिक प्रमाण पत्र माना जाएगा और ये बात जनता को साफ साफ कन्वे की जाए। बेंच ने आयोग को कुछ निर्देश भी दिए। जिले की वेबसाइट पर पूरी सूची डाली जाए। सूची में नाम के साथ न हटाने के कारण भी हों जिस नाम को हटाया गया है। जिन जिलों की वेबसाइट नहीं है वे पड़ोसी जिले की वेबसाइट का इस्तेमाल करें। बूथ लेवल ऑफिसर BLO का मोबाइल नंबर भी साथ में दिया जाए। जहां संभव हो स्थानीय स्तर पे BLO दफ्तर पर भी सूची लगाई जाए। जानकारी ऐसे दी जाए कि आम आदमी भी समझ सके और उसे मशीन से खोजा जा सके, यानी सर्चेबल हो। ये सारे काम आयोग को 3 दिन के भीतर निपटाने होंगे। आयोग जब ये काम निपटा लेगा तब बेंच उसके काम को परखेगी। मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट से अगला अपडेट आवारा कुत्तों को लेकर हुई सुनवाई से जुड़ा हुआ है। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR के आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर
शेल्टर होम्स में रखने का निर्देश दिया था। मियाद थी 8 हफ्ते की। आदेश आने के साथ ही विरोध शुरू हुआ। फैसले पर अंतरिम रोक लगाने के लिए वापस सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं आई। याचिका लगाई प्रोजेक्ट काइंडनेस नाम के एनजीओ ने। उनकी तरफ से पैरवी कर रहे थे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल। मांग की कि कुत्तों को शेल्टर होम्स में रखने के आदेश पर रोक लगाई जाए। दलील दी कि पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 का पालन किया जाना चाहिए। इसमें कुत्तों की नसबंदी करने और उन्हें फिर से उन्हें उनके ओरिजिनल जगह पे छोड़ देने की, पहुंचा देने की बात है। सिब्बल ने सवाल किया कि नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया। नगर निगम ने इतने सालों में क्या किया है? क्या उन्होंने शेल्टर होम्स बनाए हैं? वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार की ओर से पैरवी कर रहे थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। बोले कि मुद्दा गंभीर है, कुत्तों के काटने से बच्चे मर रहे हैं, कुत्तों की नसबंदी से रेबीज नहीं रुकता, कुत्तों को मारने की जरूरत नहीं, लेकिन उन्हें अलग करना होगा। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया की स्पेशल बेंच ने सुनवाई की। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा कि संसद नियम और कानून बनाती है, लेकिन उनका पालन नहीं होता। जिन्होंने रोक लगाने की याचिकाएं दायर की हैं, उन्हें शपथ पत्र और सबूत पेश करने होंगे। तीसरा अपडेट जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के मामले से जुड़ा है। यहाँ इस पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। CJI BR गवई और जस्टिस K विनोद चंद्रन की बेंच के सामने सुनवाई हुई। CJI ने कहा कि हमें ग्राउंड रियलिटी को ध्यान में रखना चाहिए। पहलगाम में जो हुआ उसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। निर्णय लेना संसद और कार्यपालिका के हाथ में है। केंद्र की तरफ से पेश हुए SG तुषार मेहता, उन्होंने याचिकाकर्ताओं के टाइमिंग पर सवाल उठाया। कहा कि वे इस वक्त क्यों आए हैं और क्या उनका मकसद देश के उस हिस्से में माहौल खराब करना है। दलील दी कि राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कई पहलुओं पर विचार करना जरूरी है। कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 8 हफ्ते के बाद के लिए टाल दी है। अगली सुर्खी यूपी विधानसभा से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने वाली विधायक पूजा पाल को अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी से निकाल दिया है। पूजा यूपी की चैल से विधायक हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उन पर एक्शन हुआ है। निष्कासन पत्र में कहा गया कि पूजा को पहले भी पार्टी की तरफ से सचेत किया गया था, लेकिन उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियां बंद नहीं की। विधानसभा में पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा था कि प्रयागराज में CM की नीतियों से महिलाओं को न्याय मिला। पूजा पाल ने कहा कि अतीक अहमद जैसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। निष्कासन के बाद भी पूजा पाल का बयान आया। कहा कि मैं अपने बयान पे कायम हूं। मैं पिछड़ी जात की हूं और मैं परेशान महिला थी। मैंने सिर्फ कदम इसलिए बाहर निकाला अपने घर की चौखट से क्योंकि मेरे साथ घटना हुई। मेरे पति की दिन दहाड़े हत्या हुई। उनकी डेड बॉडी नहीं दी गई। मेरी शादी को मात्र 9 दिन हुए थे। मेरी छोटी उम्र थी। मेरे घर में कोई आदमी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं। तब जाकर के मैंने पैर को बाहर निकाला और उसके बाद ये जो PDA का नारा दे रहे हैं, आज तो एकदम साबित कर दिया कि PDA के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। पूजा पाल से आपका परिचय करा देते हैं। 2004 में अतीक अहमद ने पूजा पाल के पति राजू पाल की राजनीतिक रंजिश में हत्या करवा दी थी। हत्या से सिर्फ 9 दिन पहले ही राजू और पूजा की शादी हुई थी। इसके बाद 2007 में पूजा ने इलाहाबाद पश्चिम सीट से चुनाव लड़ा और जीता भी। पूजा 2 बार इलाहाबाद पश्चिम से विधायक रह चुकी हैं। फिलहाल कौशाम्बी की चैल विधानसभा से MLA हैं। अगली सुर्खी बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पे एक और मुकदमा दर्ज हो गया। उन पर मुंबई के एक व्यवसायी के साथ 60 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप है। यह आरोप शिल्पा और राज की बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील TV प्राइवेट लिमिटेड की एक डील से जुड़ा है। व्यवसायिक दीपक कोठारी ने यह मामला दर्ज कराया। वो कोठारी लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के निदेशक हैं। उन्होंने कहा कि राजेश आर्य नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें शिल्पा राज से मिलवाया। दोनों उस समय होम शॉपिंग और ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म बेस्ट डील TV प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक थे। उस समय उनके पास कंपनी के 87.6% शेयर थे। कोठारी ने दावा किया कि शिल्पा और राज ने शुरुआत में 12% ब्याज पर 75 करोड़ रुपए का लोन मांगा था। आगे इसी धनराशि में कथित गड़बड़ झाला किया गया और दीपक कोठारी के साथ धोखाधड़ी की गई। अब आपको याद होगा कि 2025 की शुरुआत में भी शिल्पा राज पर एक गोल्ड स्कीम को लेकर निवेशक के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगा था। इससे पहले राज कुंद्रा को 2021 में मुंबई पुलिस ने एडल्ट कंटेंट से जुड़े एक मामले में भी अरेस्ट किया था। बाद में उन्हें जमानत भी मिल गई थी। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।